अब सुन लो साहब, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सुन लो साहब। इसे हिंदी में कहा जाता है संबंध कारक सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं भैया इसे? संबंध कारक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, संबंध कारक सर्वनाम, संबंध को प्रकट करने वाला। अब संबंध को प्रकट करने वाला, मेरी बात पर जरा जोर देना भाई, मैं जो कहने जा रहा हूं, संबंध पर क्या करने वाला, संबंध पर प्रकट करने वाला या संबंध पर दबाव बनाने वाला। पर दबाव बनाएगा किस पे, संबंध प्रकट करेगा किस पे, ये सवाल हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये बात तो बात की है, पहले सुनो ये किस खानदान से आया है। इसके खानदान का नाम है कनेक्टर। सुन लो बेटा, हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक शब्द है जिसका नाम है कनेक्टर। ये सरकार ऐसा घराना है, इस घराने में 3 बच्चे पैदा हुए साहब। कितने बच्चे पैदा हुए मालिक? 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों बच्चे बड़े होनहार। पहले बच्चे का नाम ये आपके सामने रखा है, पहले बच्चे का नाम है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। सुनते हैं ना? इसके दूसरे बच्चे का नाम जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है साहब? और इसके तीसरे बच्चे का नाम सुन लेना बेटा, कंजंक्शन। ये है साहब इसका तीसरा बच्चा। इस कनेक्टर खानदान के 3 वारिस हुए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्शन। तो सरकार हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है साहब? तो साहब मैंने ये बता दिया ये किस खानदान से आया है, कनेक्टर के खानदान से आया है। इसके और दो छोटे भाई कह लो, बड़े भाई कह लो, जो कहना चाहो कह लो। एक का नाम रिलेटिव एडवर्ब है और एक का नाम कंजंक्शन है। बेटा ये वाला जो भाई है ना इसका रिलेटिव एडवर्ब, ये तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, थोड़ी बहुत समानता इन दोनों में जरूर है, रिलेटिव प्रोनाउन में और कंजंक्शन में, इन दोनों में थोड़ी समानता है। अब वो समानता किस प्रकार की है, आओ जरा समझते हैं। जरा बोर्ड पे देखना भाई, इस चीज को समझते हैं। समानता समझ लें पहले कि इन दोनों की समानता क्या है। इन दोनों की जो समानता है वो क्या है साहब, सुनना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने कहा राधा एक छात्रा है। ठीक है साहब? ठीक है साहब, राधा एक छात्रा है। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, राधा कक्षा 10 में पढ़ती है। बेटा जरा मेरी बात का ध्यान देना, यहां पे साहब एक सेंटेंस तो ये दिया है और एक सेंटेंस ये दिया है, 2 सेंटेंस दिए हैं। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये किस खानदान से आया है, कनेक्टर के खानदान से आया है। कनेक्टर का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। ये 2 सेंटेंस हैं, इनको जोड़ना है और 3 लोग जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है, रिलेटिव एडवर्ब जोड़ता है और कंजंक्शन जोड़ता है। भाई तभी तो कनेक्टर कहलाता है। कनेक्टर के 3 खानदान, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ेगा, रिलेटिव एडवर्ब जोड़ेगा, कंजंक्शन जोड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन के बीच में फर्क क्या है। रिलेटिव एडवर्ब एक अलग है, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में फर्क क्या है। क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता यह है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में फर्क समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए सरकार? एक फर्क समझ में आना चाहिए। आओ साहब, अब मैं आपसे बोलूं कि भैया राधा एक छात्रा है, राधा कक्षा 10 में पढ़ती है, इस सेंटेंस को जोड़ के दिखाओ। रामू जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? देखो भाई कैसे जोड़ोगे। आप कहोगे कि साहब राधा एक छात्रा है। बेटा ध्यान देना जरा मेरी बात पे रामू। और राधा
कक्षा 10 में पढ़ती है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझना, आप जरूरी नहीं यहाँ राधा ही लिखो, आप यहाँ हो सकता है लिख दो और वह कक्षा 10 में पढ़ती है। मान ली मैंने आपकी बात। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना बेटा। राधा एक छात्रा है जो कक्षा 10 में पढ़ती है। अब बेटा इन दोनों के दोनों सेंटेंस को जरा गौर से देखो, आपको अंतर नज़र आ जाएगा। आओ मैं अंतर समझाता हूँ। देखो बेटा, राधा एक छात्रा है, ये पूरा सेंटेंस जैसा है वैसे ही रखा है। और बेटा देखो ये वाला सेंटेंस जैसा है वैसे ही रखा है, बस एक चीज़ इसमें अलग से जोड़ दी गई है जिसका नाम है और। देख लो भाई, ये वाला जो शब्द है अलग से जोड़ दिया गया है और। भाई ऊपर वाला सेंटेंस जैसा है वैसा लिखा, पीछे वाला जैसा वैसा लिखा, बस बीच में एक शब्द घुसा दिया और। अब इसमें देखना इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि ये वाला सेंटेंस तो जैसा है वैसा के वैसा ही रहा, लेकिन जो पीछे वाला सेंटेंस था उसमें क्या हुआ, उसमें से बेटा ये जो राधा नाम का ये शब्द था ये गायब कर दिया और हमने क्या लगा दिया है, जो। अब देखना साहब, कक्षा 10 में पढ़ती है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब मैं बात खुल के समझाता हूँ। जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है? कंजंक्शन सिर्फ जोड़ता है, ना तो किसी शब्द को हटाता है और ना ही वो किसी शब्द में बदलाव करता है, सिर्फ जोड़ता है। भाई देखो ये सिर्फ बीच में आ गया, तो ये जो हमारा और है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंजंक्शन। और यहां पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या किया साहब, ये हटा दिया, सब सेंटेंस में से सब्जेक्ट ही हटा दिया और इस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या प्रयोग किया, एक नया शब्द प्रयोग किया जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक और बात सुन लो साहब, मैंने कहा था संबंध कारक सर्वनाम ये संबंध बताता है, संबंध किसका बताएगा, और देख लो बता रहा है कि नहीं बता रहा। राधा एक छात्रा है, ठीक है, जो कौन, अरे साहब जो कौन, ये जो पूछ रहा है, जो कौन, अरे जी तो है जो कक्षा 10 में पढ़ती है, जो कौन, राधा। तो बेटा देखो संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, संबंध कारक सर्वनाम, संबंध बताने वाला सर्वनाम। तो इसकी जो डेफिनेशन है रिलेटिव प्रोनाउन की वो क्या है, सुनिए। ऐसे शब्द, बेटा ध्यान से सुन लेना सभी लोग, ऐसे शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बेटा ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच संबंध प्रकट करते हों। अब बेटा प्रकट कैसे कर दिया उसने, संबंध कैसे प्रकट कर दिया, ये प्रकट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई सरकार? उम्मीद कर रहा हूँ सरकार ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो बेटा एक बार फिर बता देता हूँ, हमारे चैप्टर का नाम चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किस खानदान से आया, कनेक्टर से आया। कनेक्टर के 3 बच्चे हुए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्शन। कनेक्टर का मतलब जोड़ने वाला, ठीक है साहब। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन इन दोनों के बीच में एक फ़र्क को समझा कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि कंजंक्शन कभी भी किसी भी सेंटेंस को ना तो बदलता है, ना हटाता है, ना घटाता है, ना बढ़ाता है, सिर्फ बीच में आ जाता है और काम कर देता है। लेकिन जबकि ये क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंध बताने के लिए
अगर ये सब्जेक्ट का संबंध बताएगा तो सब्जेक्ट हटा देता है, जैसे देखो इसमें बताया, किसको हटा दिया, राधा को हटा दिया और आ गया जो। सब्जेक्ट का संबंध बताएगा तो सब्जेक्ट हटाएगा, ऑब्जेक्ट का संबंध बताएगा तो ऑब्जेक्ट हटाएगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे हटाता है, आओ एक और नज़ारा देख लो भाई। यहां पर उसने क्या हटाया, ये उसने सब्जेक्ट हटाया, यहां पर उसने सब्जेक्ट को हटाया। एक और देखना बेटा, मैंने कहा मेरा एक बेटा है, बेटा बेटा ध्यान से सुनना, मेरा एक बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बेटा मेरी बात को ज़रा समझ लेना अच्छे तरीके से। अब साहब मैं इन दोनों के बीच में संबंध बताने जा रहा हूँ तो साहब कंजंक्शन तो यूज़ करूँगा नहीं, कंजंक्शन प्रयोग नहीं कर सकता। अब मैं क्या प्रयोग करूँगा, जैसे यहाँ मैंने प्रयोग किया था जो, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करूँगा देखना। मैंने कहा अब कि मेरा एक बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बेटा इस चीज़ को ज़रा समझ के चलना मालिक। अब यहाँ पे बेटा देख लो मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, जिसे। ऊपर वाले सेंटेंस में से क्या हटा, बेटा देख लो ये शब्द हट गया, उसे। अब ये उसे क्या था, अरे मालिक अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटाया गया है। किसको हटाया है साहब, ऑब्जेक्ट को हटाया है। देख लो साहब, मैं तो उसमें सब्जेक्ट था, मैं बहुत प्यार करता हूँ। भाई किसको करते हो, उसे। उसे किसे, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट हटा दिया मैंने, लगा दिया जिसे। अब सुनना साहब, मेरा एक बेटा है, ठीक है साहब, जिसे, जिसे किसे, ये बेटा। अरे ये जिसे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, इस बेटा के लिए। बेटा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। भाई बात समझ में आ गई होगी आपको, ये छोटी सी बात थी हमारी। तो समझाना चाह रहा था मैं आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है बेटा, कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है साहब, तो इतनी जो बात है फुर्ती में नोट कर लो सर। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सर, मैं इसे साफ कर देता हूँ तब तक। बेटा सुन लो, अब मैं आप लोगों के सामने यहां बनाने जा रहा हूं एक चार्ट। ठीक है बेटा, क्या बनाने जा रहा हूं, एक चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को समझ लिया तो समझ लो बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा काम एक बार में ही तमाम हो जाएगा, एक बार में ही। इस चार्ट का ही महत्व है साहब, महत्व किसी और का नहीं है, महत्व सिर्फ इस चार्ट का है। ठीक है सरकार, तो आओ सर आप और हम इस चार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इस चार्ट को ही हम लोग पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएं, या चाहें तो पहले लिख जाने दें, फिर उसके बाद में आप क्या करें, नोट कर लें। ठीक है साहब, आइए साहब।
अब बेटा सुन लेना ज़रा ध्यान से, ये चार्ट मैंने बना दिया आपके सामने, अब बात मेरी ध्यान से सुन लेना सर, ठीक है साहब, आप ध्यान से सुनना साहब। ये लिखा है साहब सब्जेक्ट के रूप में, ये लिखा है ऑब्जेक्ट के रूप में, ये लिखा है पोजीशन के रूप में, ठीक है साहब। अब सुनो बेटा, जब आप हु और हुम लगाओगे तो सुनना बेटा, केवल व्यक्ति के लिए, केवल व्यक्ति के लिए, हुम लगाओगे केवल व्यक्ति के लिए, केवल व्यक्ति के लिए। बेटा यहां पे सुन लेना, जब आप हुज लगाने जा रहे हैं केवल केवल सजीव के लिए, केवल सजीव के लिए, बात को मेरे सुनते जाना सरकार। सब्जेक्ट के रूप में हु यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम यूज़ कर रहे हैं, और पोजीशन के लिए हुज यूज़ कर रहे हैं बेटा। अब सुन लो साहब आगे की कहानी क्या है। इसको हिंदी में पढ़ा जाता है जो या फिर जो की, इसे हिंदी में पढ़ा जाता है जिसे, या पढ़ा जाएगा जिसे या जिसको, और इसे पढ़ा जाएगा जिसका या जिसकी, ठीक है बेटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं साहब, अब सुन लो साहब आगे की तरफ। अब आगे लिखा है विच, अब विच के बारे में सुन लो भैया। जब सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं इन दोनों का, सुन लो भैया, केवल हटा दो इसमें से, ऐसा लिखो, सभी निर्जीव व पशु पक्षी के लिए, ठीक है बेटा। अब नीचे आ जाओ, यहां पर भी लिखो बेटा, सभी निर्जीव व पशु पक्षी के लिए। अब यहां आ जाओ बेटा, सभी निर्जीव के लिए। बेटा ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनवाया बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। अब यहां पे बेटा इस विच को हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, जैसे बेटा सब्जेक्ट के रूप में हम इसको क्या पढ़ रहे थे, जो या जो की, तो इसको भी जो या जो की पढ़ेंगे। अच्छा इस विच को क्या पढ़ेंगे, अभी हुम को क्या पढ़ा था हमने, जिसे या जिसको, इसको भी वही पढ़ेंगे। अच्छा अभी हम हुज को क्या पढ़ा था हमने, जिसका जिसकी, तो इसको भी वही पढ़ेंगे सर, जिसका जिसकी, ठीक है साहब। अब बेटा इतनी कहानी हमारी चार्ट में यहां पर खत्म हो जाती है। जरा समझने की कोशिश करना, ये यहां पर इतनी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन खत्म नहीं हो जाते। सिर्फ इतने ही रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हैं, और भी हैं, उनकी चर्चा इनकी चर्चा के बाद करेंगे अपन। आओ सर अब बात करते हैं आगे की। अब सुन लो बेटा, जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, सुन लेना बेटा अच्छे तरीके से सुन लेना, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, देखो बेटा हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ, विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ, जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो बेटा सुन लेना, हमेशा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा। और जब हम हुम और विच, देखो भाई ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो इन सब के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। अब सुन लो सर, जब हम पोजीशन के रूप में करेंगे तो इन सब के बाद हमेशा नाउन लिखा जाएगा, ठीक है साहब। तो ये है सर पूरी की पूरी कहानी। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, आपको आईने की तरह साफ हो जाएगा। आओ सरकार,
मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ही इज माई ब्रदर। दूसरा देखना भाई, सी इज द गर्ल ऑल प्रेज हर। एक और देख लेते हैं भैया, एक और सेंटेंस देख लो, यही मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दिस इज द पेन I bought it at rupees 50। अब बेटा मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं और आओ सर तीनों सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेटा यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि मोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है सर। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। भाई वह कौन, जाहिर सी बात है मोहन। अब बेटा ध्यान से सुन लेना, वह कौन, मोहन। मोहन क्या है मेरे लिए बेटा, यहाँ पे मोहन क्या है, मोहन मेरे लिए एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। और भाई बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में हो रही है, एक व्यक्ति के बारे में हो रही है। और मैंने आपको बताया था इसी सब्जेक्ट के लिए उन्होंने दूसरे सेंटेंस में किसका यूज़ किया है, इस ही का यूज़ किया है। तो भाई इस ही को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हु इज़ माई ब्रदर। सेंटेंस सही हो गया साहब। भाई बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है सर। मोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, सुनना, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, भाई ही किसके लिए यूज़ किया, मोहन के लिए। वह मेरा भाई है, वह कौन, मोहन। अब भाई मोहन सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं। तो भाई आप जानते हो कि व्यक्ति के लिए कौन सा यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ हु यूज़ करते हैं। भाई विच नहीं यूज़ करेंगे। विच किसके लिए यूज़ करते हैं, निर्जीव के लिए, पशु पक्षी के लिए। आओ सर अब दूसरी बात पर चलते हैं। देखो बेटा मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी। देखो बेटा आई है कि नहीं आई है, हु के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई है कि नहीं आई है, बेटा देख लो आई है साहब, ये आई है साहब, दिख रही है, तो बात स्पष्ट हो गई। आओ साहब सेकंड नंबर देख लेते हैं। सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल, वह वही लड़की है, ऑल प्रेज हर, सभी उसकी तारीफ करते हैं। भाई देखना, सभी उसकी, उसकी किसकी, ये बेटा देखो ये वाला हर, ये हर किसके लिए बात हो रही है, इस लड़की के लिए, दी गर्ल। सी इज़ द गर्ल, वह वही लड़की है, सभी उसकी तारीफ करते हैं। किसकी, इस लड़की की तारीफ करते हैं ना बेटा। तो बेटा देख लो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, भाई इसी के रूप में तो लिखा गया है हर। जब ऑब्जेक्ट के रूप में बात होती है सर और व्यक्ति की बात हो रही हो तो क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हुम। बेटा सुन लेना, यहाँ से हम हर हटा देंगे और यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे हुम। सेंटेंस क्या हो जाएगा साहब, सेंटेंस सुन लो अच्छे तरीके से। सेंटेंस हो जाएगा, इसी सेंटेंस को लिख रहा हूँ भाई, सेंटेंस हो जाएगा सी इज़ द गर्ल whom all praise। लो साहब हो गया मेरा सेंटेंस सही, बिल्कुल करेक्ट हो गया। भाई मुझे साफ तौर पे ये चीज़ दिखाई दे रही है और बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि सेंटेंस में ये हर लिखा था, ऑब्जेक्ट था, ये ही लिखा था, ये मेरे लिए सब्जेक्ट था। बेटा देख लेना, जब हमें हु लगाना है सब्जेक्ट के रूप में, हुम लगाना है ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर हमें विच लगाना है सब्जेक्ट के रूप में, या हमको विच लगाना है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सुन लेना साहब, सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट के रूप में आप रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म था। आप देखो इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है क्या। अब आ जाओ नीचे वाले सेंटेंस में। अब ध्यान, इस वाले सेंटेंस को छोड़ो, आप इस वाले सेंटेंस में देख लो, आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म है,
नजर आ गया होगा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा नजर आ रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म? ये रहा बेटा इट, देख लो। मैंने खरीदा, किसको खरीदा? इट, इसको खरीदा, आ गया ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सब्जेक्ट वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या तो हम हुम लगाएंगे या हम विच लगाएंगे। पहले ये देख लो, क्या व्यक्ति की बात हो रही है क्या? अगर व्यक्ति की हो रही है तो हुम लगेगा, अगर किसी निर्जीव की बात हो रही है, पशु पक्षी की बात हो रही है तो फिर विच लगेगा। आओ साहब, दिस इज द पेन, यह वही पेन है। आई बॉट इट, मैंने खरीदा इसे। इसे किसको? इस पेन को खरीदा। तो ये तो सर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हटाएंगे और बात किसकी हो रही है सर? किसी ना किसी निर्जीव की बात हो रही है, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो निर्जीव की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? यहाँ पे लग जाएगा विच, यहाँ विच लग जाएगा। अब सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस सुन लो। सेंटेंस इसका ये हो जाएगा साहब, सेंटेंस हो जाएगा कि दिस इज द पेन विच आई बॉट एट ₹50। ये हो जाएगा भाई, यह वही पेन है जिसे मैंने 50 रुपए में खरीदा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी सर। मैं इसको साफ कर देता हूं, और भी एग्जाम्पल हैं उनके माध्यम से अभी हम और समझेंगे, ठीक है? इसे मैं साफ कर देता हूं भाई। एक और देखो भैया एग्जाम्पल, चौथा नंबर का एग्जाम्पल देख लो। एक और क्या कहता है एग्जाम्पल? मैंने कहा दिस इज द बॉय, बेटा देखना, दिस इज द बॉय, ही हैज स्टॉलन माई वॉच। एक और देखो भाई, I had BMW car, I had BMW car, it run 200 किलोमीटर पर आवर। ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, एट 200 किलोमीटर पर आवर। एक और देखो भाई, सी हैड अ काउ, सी परचेज्ड हर एट ₹1 लाख। अब साहब ये 3 सेंटेंस दिए हमारे पास। अब ये तीनों सेंटेंस सर हमको जोड़ने हैं। कोई बात नहीं सर, हम जोड़ देंगे। आप देखो सर, चौथे नंबर का सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, ही हैज स्टॉलन माई वॉच। अब देखना साहब, उसने कहा है यह वही लड़का है जो मेरी घड़ी चुरा चुका है। बेटा देखना, इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहीं नजर नहीं आ रहा, सब्जेक्टिव फॉर्म जरूर नजर आ रहा है, ये रहा। तो यहां से हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? व्यक्ति की। इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे? हूँ। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो मेरी घड़ी चुरा चुका है। बेटा एक बात को समझने की कोशिश करना कि इसमें पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, हमेशा चेंज करते हैं दूसरे वाले सेंटेंस में, ठीक है? अब बेटा इस वाले सेंटेंस में देखना, आई हैड BMW कार, मेरे पास एक BMW कार थी, इट रैन एट 200 किलोमीटर पर आवर। देखना साहब, BMW कार थी, दौड़ती थी 200 किलोमीटर पर आवर पे। तो बेटा देखना यहाँ पे इट लगाया गया है। ये इट किसके लिए लगाया गया है बेटा? आप जानते हो ये इट लगाया गया है इस कार के लिए। जब कार के लिए लगाया गया है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे विच रन एट 200 किलोमीटर पर आवर। BMW कार थी जो दौड़ती थी 200 किलोमीटर पर आवर। भाई व्यक्ति के लिए बात होती तो हम हु या हुम में से कुछ लगाते, निर्जीव की बात हो रही है तो यहाँ पे विच लगा दिया। एक और देख लेते हैं भाई छठवा, सी हैड अ काउ,
उसके पास एक गाय थी। सी परचेज्ड हर, उसने उसे खरीदा था एट ₹1,00,000, 1,00,000 में। अब बेटा खरीदा किसको था? गाय को। तो देखो बेटा ये गाय के लिए हर लगाया गया है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे भैया? आप यहाँ पे विच लिख दोगे, क्योंकि आप जानते हो अच्छे तरीके से कि हमें विच ही लगाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म हो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो। सभी निर्जीव व पशु पक्षी के लिए विच लगाना है, सभी निर्जीव पशु पक्षी के लिए विच लगाना है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा तीनों के तीनों सेंटेंस सही हो गए, फुर्ती में नोट कर लो सर, अभी और बढ़ रहे हैं हम आगे, और भी एग्जाम्पल हैं, नोट करो भाई। चलिए सरकार, 6 हो गए सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं सरकार 7वें नंबर की तरफ। देखना भाई, अब 7वें नंबर का एक और सेंटेंस देख लो, क्या कह रहा है सर। भाई लिखा हुआ है आई नो हिम, हिज फादर इज अ टीचर। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। एक और देखो भाई, सी इज एन IAS ऑफिसर, हर ब्रदर इज माई ब्रदर इन लॉ। देखो देखो भाई, I have a pen, its cost is 100 रुपीज़। अब बेटा यहाँ पर हमने जो बात की है वो पोजीशन के लिए बात की है, ठीक है? किसके लिए बात की है? पोजीशन के लिए। तो पोजीशन के लिए बात की है, तो आप बेटा सुन लेना, ये पोजीशन शब्द आएंगे सेंटेंस में से जब हम सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कौन आ रहा था? या तो नाउन आ रहा था या प्रोनाउन आ रहा था। अब बेटा क्या आएगा? अब पोजीशन के रूप में क्या आएगा? प्रोनाउन आएंगे उनके पजेसिव फॉर्म में। तो बेटा देखना, यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हिज यूज़ हुआ है, ये ही का पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखो बेटा, इस वाले सेंटेंस में हर यूज़ हुआ है, ये सी का पजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो बेटा यहाँ पे इट्स यूज़ हुआ है, माफ़ करना, ये इट्स यूज़ हुआ है, ये इट का पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब जब पजेशन के रूप में कोई हमें शब्द नज़र आते हैं, पजेसिव फॉर्म में कोई शब्द नज़र आते हैं, तो अब उनको हटाएंगे। अगर सजीव के लिए बात हो रही है तो हुज लगाएंगे, और अगर निर्जीव के लिए बात हो रही है तो ऑफ विच लगाएंगे। तो बेटा आ जाओ, अब देखना बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है वो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, उसके पापा, पापा बेटा सजीव में चले गए, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे बेटा? यहाँ पे आप यूज़ कर दोगे हुज। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, जिसके पापा, बेटा जिसका या जिसकी पढ़ते हैं, जिसके पापा एक टीचर हैं। आ जाओ सर 8वां नंबर देख लेते हैं। सी इज़ एन IAS ऑफिसर, ठीक है कोई बात नहीं, वह एक IAS ऑफिसर है। हर ब्रदर, अब बेटा देखना, इस हर को हटा देंगे, हर ब्रदर सजीव की बात हो रही है, सजीव की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पे हुज लगा देंगे। लो सर, सेंटेंस सही हो गया। हुज ब्रदर, जिसका भाई, इज़ माई ब्रदर इन लॉ, मेरा साला है। क्लियर हो गया भाई? अब आ जाओ सर 9 नंबर में। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, लिखा है इट्स। अब बेटा ये इट्स यूज़ हम कब करते हैं? जब बात होती है निर्जीव की। तो इस निर्जीव के लिए क्या लगाएंगे हम? ऑफ विच लगाएंगे। यहाँ से हटा दो इसको, लिख दो ऑफ विच। लो साहब, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ऑफ विच कॉस्ट, जिसकी कीमत इज़ 100 रुपीज़, कितनी है भाई? 100 रुपये है। उम्मीद कर रहा हूँ सर समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ, अभी और भी एग्जाम्पल हैं और चर्चा करेंगे हम। चलिए सरकार, 9 हो गए बेटा, 10वें नंबर का देख लेते हैं हम अपन एग्जाम्पल।
आइए सरकार 10वां देखना बेटा आप सभी लोग, मैंने कहा वी हैव अ बफेलो, हर मिल्क इज स्वीट। एक और देख लेते हैं भैया, वी हैव अ बफेलो, हैड करना, वी हैड अ बफेलो, वी सोल्ड हर एट ₹3 लाख। एक और देख लो भाई, पवन एंड वरुण हैव a car, its speed is 250 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई, अब साहब यहाँ पे ये हमारे पास सेंटेंस जो दिए हुए हैं, इन सेंटेंस में थोड़ा समझ लेते हैं कि गलती कहाँ दे रहा है। तो भाई आप समझदार बच्चे हो बेटा, देखो भाई वी हैव अ बफेलो, ठीक है साहब, हर मिल्क, अब बेटा देखो हर लगा दिया। अब आप कहोगे सर ये तो हम व्यक्ति के लिए लगाते हैं, यहाँ तो इन्होंने भैंस के लिए लगाया है, उसका दूध, किसका दूध, भैंस का, तो क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। एक बात समझ लेना अच्छे तरीके से, जब हमारे घर में कोई पालतू जानवर होता है, कैसा जानवर होता है बेटा? पालतू, तो वो हमारे घर का सदस्य होता है। जैसे आपने बचपन में निबंध पढ़ा होगा या निबंध लिखा होगा गाय के ऊपर, तो आपने क्या लिखा था? आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। याद आया? सी हैज़ 4 legs, उसकी 4 टांगें हैं। सी लगाते थे उसके लिए, तो सी लगाते थे, क्यों लगाते थे? वो तो गाय है। तो बेटा गाय है, हमारे घर की सदस्य है, डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है। तो बेटा यहाँ पे बफेलो के लिए इसीलिए हमने हर लगाया। लेकिन बेटा ये तो हमारे लिए क्या है? ये तो हमारे लिए सजीव है, और जब सजीव है तो हम ऑब्वियस तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हुज़। हुज़ मिल्क इज़ स्वीट, जिसका दूध मीठा होता है या मीठा है। आगे बढ़ें साहब, वी हैड अ बफेलो, ये भी बात ठीक है भाई, हमारे पास एक भैंस थी। वी सोल्ड, हमने बेच दिया, हर उसको, एट ₹3 lakhs, ये बात भी बिल्कुल ठीक है साहब। अब देखना बेटा यहाँ पर हर आ गया लिखा हुआ, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से बेटा हम इसको हटा देंगे, ना तो हुज लगेगा ना ऑब्विच लगेगा। अब बेटा ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है और सभी निर्जीव के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर दोगे बेटा? आप यहाँ यूज़ कर दोगे विच। अब एक चीज़ समझ के चलना, एक चीज़ समझ के चलना, यहाँ हमने विच किस रूप में यूज़ किया है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, क्या है? तो आप यहाँ पर इस विच की जगह डेट भी लगा सकते हो, ये बात समझ लेना, लिख लेना चाहो तो। लेकिन शर्त क्या है? कोई जानवर ही होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव केस में उसका यूज़ होना चाहिए, तभी लगा पाओगे ये डेट। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस के अंदर कभी कभी जब फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो ये वाले दोनों ऑप्शन भरे जाते हैं, विच भी भरा जाता है और डेट भी भरा जाता है। हो सकता है विच ना दिया हो, डेट दिया हो, तो आप लोग समझ जाना इस बात को। आगे बढ़ते हैं साहब। अब 12 नंबर क्या कहता है बेटा? पवन एंड वरुण हैव अ कार, पवन और वरुण के पास एक कार है। इट्स स्पीड, इट्स किसकी भाई? अब देखो इट्स लगा है, ये बेटा क्या है मेरे लिए? पजेसिव एडजेक्टिव है, किसका? इट का। तो कार, कार के लिए बात हो रही है। इसकी स्पीड, कार की स्पीड, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे भैया? हम ऑफ विच यूज़ कर लेंगे। ऑफ विच स्पीड इज़ 250 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ये फुर्ती में लिख लो, आपका यहाँ पे सर ये एग्जाम्पल पूरे हो जाते हैं। लिख लीजिए, छोटी छोटी और भी बातें हैं जो मुझे बतानी हैं, पहले लिख लो सर, फिर बात करते हैं सर।
आइए सरकार शुरू करते हैं अपने आगे की कहानी। अब आगे की कहानी क्या है वो सुन लो। ये मैं एक और आपके सामने, यानी अब जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ थोड़े एडवांस एग्जाम्पल हैं। अब आप लोग ये एग्जाम्पल को ज़रा समझ लें, ठीक है। देखिए भाई, she knows Ramu, he is a good boy, he is an intelligent student in the class। अब दोस्तों आप इस चीज़ को समझें। अब यहाँ पर मेरे पास 3 सेंटेंस दिए गए हैं और मुझे ये तीनों सेंटेंस जोड़ने हैं। किससे जोड़ने हैं साहब? रिलेटिव प्रोनाउन से। अभी तक हम जो सेंटेंस जोड़ रहे थे वो 2 ही सेंटेंस जोड़ रहे थे, लेकिन मान लीजिए अब ज़्यादा सेंटेंस आ जाएं, 2 से ज़्यादा आ जाएं। अब भाई जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से ज़्यादा सेंटेंस आ गए। अब जब हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा सेंटेंस आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हो सकता है 4 सेंटेंस दिए हों। अगर ये कंडीशन कभी आ जाती है, इस प्रकार की कभी कंडीशन आ जाती है कि भाई ज़्यादा सेंटेंस आ जाते हैं, तो हमको क्या करना है? तो हमको ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा एक काम करना है। क्या? सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। वो क्या है साहब? वो ये है कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे सेंटेंस के अंदर, तो सुनना साहब, पहला सेंटेंस तो जैसा है वैसा रहेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज़ करोगे तो हमेशा दूसरे वाले सेंटेंस में यूज़ करोगे। किस में यूज़ करोगे? हमेशा दूसरे वाले सेंटेंस में। तो फिर इस तीसरे वाले सेंटेंस का क्या होगा? इस तीसरे वाले सेंटेंस को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट होगा बस उसको हटा देंगे और पूरा सेंटेंस लिख देंगे। एक नमूना देख लो, आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। आओ भाई देखना साहब, मैंने लिखा आपके सामने सी नोज रामू, ठीक है। अब यहां मैं यूज करने जा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन। तो भाई रामू की बात हो रही है, वह जानती है रामू को, ठीक है साहब। ही इज अ गुड बॉय, ही कौन? ये रामू। तो रामू की बात हो रही है, तो बेटा यहां से आप क्या हटा दोगे? ही हटा दोगे, और यहां पे क्या लगा दोगे बेटा? आप हु लगा दोगे। हो गया, हु लगा दिया। हु इज अ गुड बॉय, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब आगे का सेंटेंस मुझे जोड़ना है क्योंकि तीसरा भी सेंटेंस है, तो कुछ मत करो, यहाँ से बस इतना काम करो कि इस ही को हटा दो और बस इतना लिख दो, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। बेटा बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। लो साहब, सेंटेंस सही हो गया। बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। सी नोज रामू, वह रामू को जानती है। हु, ये किसके लिए यूज़ हुआ? यहाँ यूज़ हुआ, दूसरे वाले सेंटेंस को कनेक्ट किया हमने। हु इज़ अ गुड बॉय, जो एक अच्छा लड़का है। इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब वो भैया कैसा लड़का है? एक होशियार लड़का है अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में। तो बेटा जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने 2 से अधिक सेंटेंस आते हैं और ये कहा जाता है कि इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से कनेक्ट करिए, जोड़िए, तो पहला सेंटेंस को, जो पहला सेंटेंस होता है वो तो ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। दूसरे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, और जो तीसरा सेंटेंस है उसमें से जो सब्जेक्ट दिया होगा, उसमें जो सब्जेक्ट दिया होगा बस उस सब्जेक्ट को हटा दो और सेंटेंस लिख दो। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस कनेक्ट किए हैं, 2 सेंटेंस नहीं कनेक्ट किए, 3 सेंटेंस कनेक्ट किए, पूरा हो गया। एक और एग्जांपल देख लो भाई। That is my table. Its legs are beautiful.
ब्यूटीफुली काफ ब्यूटीफुली डिज़ाइन लिखना, डिज़ाइंड, इट इज़ वेरी कॉस्टली, अब साहब ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने दिया है, आप देखो इसमें भी 3 सेंटेंस दिए हैं साहब। अब ये पूरे के पूरे जो 3 सेंटेंस दिए हैं, पहला सेंटेंस तो ये सर डैट इज माई टेबल, दूसरा है इट्स लैक्स आर ब्यूटीफुली डिजाइन, तीसरा है इट इज़ वेरी कॉस्टली। कोई बात नहीं साहब, हम जोड़ देंगे। पहला सेंटेंस तो जैसे का तैसा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साहब, डैट इज माई टेबल। अब बेटा जे इट्स लगाया है, देख लो बेटा जे इट्स लगाया है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, निर्जीव के लिए बात हो रही है, पजेशन के लिए बात हो रही है, ऑफ विच लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने हटा दिया, क्या लगा दिया बेटा, मैंने यहाँ लगा दिया ऑफ विच लैक्स, ठीक जा रहा है भाई, आर ब्यूटीफुली डिजाइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब आगे का सेंटेंस देखना, इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो यहां से इट हटा दो, अब पूरा सेंटेंस उतार दो, इज़ वेरी कॉस्टली। लो साहब, सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों को कि जब भी हमारे सामने ज़्यादा सेंटेंस दिए होते हैं, 2 से ज़्यादा सेंटेंस दिए होते हैं, तो हमें क्या करना है, पहला सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखना है, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसी में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, और उसके बाद जो तीसरा सेंटेंस दिया होगा उस तीसरे सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम हटा देंगे, और उसको हटा देंगे और सेंटेंस को लिख देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी सरकार, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की जो कहानी है वो भी समझ में आ गई होगी सरकार। ठीक है सरकार, आइए और थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सरकार, आइए थोड़े से और देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल। भाई देखते जाएं और लिखते जाएं, और आप लोग ये समझदार हैं, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, कहाँ पर क्या भरोगे ये आपको बताना है सरकार। ठीक है सरकार,
चलिए सरकार, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने और इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे भाई 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है सर आई हैव अ डॉटर, ठीक है साहब, मेरी एक बेटी है। अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आपके सामने सर हु, हुम, हुज, ऑफ विच या विच, क्या भरना पसंद करोगे सरकार? तो ये सर आपको बताना है। आप जानते हो बेटा आई हैव अ डॉटर, डॉटर के लिए बात हो रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये आपके सामने डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ हो गया, सब्जेक्ट आ रहा है। आप जानते हैं बेटा सब्जेक्ट कहाँ आता है? जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, तो या तो विच लगाओ या हुम लगाओ, लेकिन सर व्यक्ति की बात हो रही है तो हुम लगेगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? हुम। आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है, हुम आई लव वेरी मच, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। 16 नंबर देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। पवन इज ए डॉक्टर, पवन एक डॉक्टर है। वाइफ, अब बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइफ लिखा हुआ है। ये वाइफ क्या वर्ड है भाई? ये एक नाउन आ रहा है, और जब नाउन आता है बेटा तो पोजीशन की बात होती है। तो यहाँ पोजीशन के फॉर्म में या तो हुज लगाओ या फिर ऑफ विच लगाओ, दो में से कोई एक ही लगेगा। लेकिन बेटा यहाँ सजीव के लिए बात होती है तो हुज, और निर्जीव के लिए बात होगी तो ऑफ विच। तो यहाँ पे बेटा ये क्या है? सजीव है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे बेटा? हुज। पवन इज अ डॉक्टर, पवन एक डॉक्टर है। हुज वाइफ, जिसकी पत्नी एक नर्स है, इन हिज हॉस्पिटल, उसी के अस्पताल में। 17 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? डैट लॉयन वॉज वेरी फियर्सफुल, वह शेर बहुत डरावना या भयानक था। डैश आई किल्ड लास्ट ईयर इन द फॉरेस्ट, अब भैया मैंने उसे कब मार दिया भाई? जंगल में मैंने उसे मार दिया लास्ट ईयर, ठीक है साहब। अब बेटा इस चीज़ को समझना जरा, ये लिखा हुआ है आपका आय, लिखा हुआ है आय। अब ये जो आय लिखा है ये मेरा सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया बेटा। आप जानते हो कि जब सब्जेक्टिव फॉर्म की बात होती है, यानी कि जब सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, या तो हुम यूज होगा या फिर विच यूज होगा। तो बेटा शेर की बात हो रही है तो हुम तो यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? विच। जिसे मैंने मार दिया पिछली साल जंगल में, तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे बेटा आप लोग? विच यूज कर लोगे। और मैंने आपको बताया था अगर जानवर की बात हो रही है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आप यहाँ पे डेट भी लगा सकते हो। तो बेटा आप यहाँ डेट भी लगा सकते हो, विच भी यूज़ कर सकते हो, डेट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखें भाई क्या लिखा हुआ है 18 नंबर में। सी हैज़ अ सन, उसका एक बेटा है। ऑफ विच सन, नहीं बेटा। अब आप जानते हो यहाँ पे ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे ये मेरे लिए क्या बन के आ रहा है? एक नाउन बन के आ रहा है। लेकिन जब ये नाउन बन के आ रहा है तो पोजीशन के रूप में यूज़ करना है। तो सजीव के लिए हुज लगाते हैं और निर्जीव के लिए ऑफ विच लगाते हैं। सन, ये सर कोई निर्जीव तो है नहीं, हमारे लिए सजीव है, तो ऑफ विच यूज़ नहीं होगा बेटा यहाँ पे। यहाँ पे फिर यूज़ क्या होना चाहिए था हमारा? हुज यूज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? हुज। हुज सन इज़ अ गुड स्टूडेंट, जिसका बेटा बहुत अच्छा छात्र है। अब देखना बेटा, इज़ माई क्लासमेट, मेरा वो क्या है सर? क्लासमेट है। तो बेटा यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, देखो ये तीसरा सेंटेंस था जो हमने यूज़ किया है, तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। टेक योर टाइम, समय लीजिए अपना और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।